नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने जो एल्गी इडोगोनियम है उसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी कि जो इडोगोनियम है वो एक फिलामेंटस एल्गी है, यानी तंतु की संरचना इसकी पाई जाती है और ये एक फ्रेश वाटर एल्गी होता है। आज हम बात करेंगे इडोगोनियम के अंदर पाए जाने वाले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इडोगोनियम के अंदर पाए जाने वाला ये जो कायिक जनन है वो फ्रेगमेंटेशन और या एकाइनेट फॉर्मेशन से हो सकता है। एकाइनेट को निश्चेष्ट बीजाणु कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन के बारे में कि फ्रेगमेंटेशन से इडोगोनियम का नया फिलामेंट किस प्रकार से बनता है। जैसे यदि इडोगोनियम का जो फिलामेंट है या जो तंतु है उसके अंदर कहीं पर एक्सीडेंटल ब्रेकेज हो जाए, यानी वो कहीं से टूट जाए, या जो इंटरकैलरी सेल्स होती है, जैसे कि हमने बात की थी इडोगोनियम जो है उसके अंदर हमें टर्मिनल बेसल पोलैरिटी देखने को मिलती है, यानी एक बेसल सेल होती है जो कि बाकी सेल से स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट होती है, और एक एपिकल या टर्मिनल सेल्स होती है वो भी बाकी सेल से अलग दिखाई देती है। तो उनके बीच के अंदर कोई जो इंटरकैलरी सेल्स है अगर उनकी डेथ हो जाती है या उन सेल्स के अंदर कहीं इंटरकैलरी स्पोरेंजिया बन जाता है, या तो कोई सेल है वो अगर उसकी डेथ हो जाए या किसी सेल के अंदर स्पोरेंजिया बन जाए तो जो ऊपर और नीचे के जो दो फिलामेंट होते हैं या जो तंतु होते हैं वो अलग हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं और वो आगे जा करके नया फिलामेंट इडोगोनियम का बना लेते हैं। तो इस प्रकार इडोगोनियम के अंदर फ्रेगमेंटेशन होने से उसका नया फिलामेंट बन जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे इडोगोनियम के अंदर एकाइनेट फॉर्मेशन के बारे में। इसको निश्चेष्ट बीजाणु भी कहा जाता है। ये प्रतिकूल परिस्थितियां यानी अनफेवरेबल कंडीशन जब होती है तब इडोगोनियम के अंदर एकाइनेट फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है जब इडोगोनियम जो है उसके लिए टेम्परेचर, लाइट और न्यूट्रिशन जो है वो पर्याप्त नहीं है, प्रॉपर नहीं होते हैं, तब उसके अंदर एकाइनेट जो है वो बनते हैं। तो एकाइनेट जो है वो एक थिक वॉल्ड यानी मोटी भित्ति युक्त स्ट्रक्चर है। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो इडोगोनियम की जो सेल होती है उसके अंदर उसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है या जो जीव द्रव्य होता है वो एक थिक वॉल्ड रेडिश ब्राउन राउंड और ओवल स्ट्रक्चर का एकाइनेट जो है उसका निर्माण करता है, यानी उसका जो कंप्लीट प्रोटोप्लास्ट है उसके चारों ओर एक थिक वॉल बन जाएगी, या वो जो प्रोटोप्लास्ट है वो थिक वॉल का सिक्रीशन कर लेता है अपने चारों ओर, और उस जो प्रोटोप्लास्ट का जो कलर है वो रेडिश ब्राउन होता है और ये राउंड और ओवल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको कहा जाता है एकाइनेट। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो एकाइनेट फॉर्मेशन के द्वारा ये इन अनफेवरेबल कंडीशंस को टॉलरेट करता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है यानी प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियां आती है तब ये एकाइनेट जो है वो जर्मिनेट करता है, यानी इस एकाइनेट के जर्मिनेशन से जो इडोगोनियम का नया फिलामेंट या तंतु जो है उसका निर्माण होता है। और एकाइनेट के बारे में एक और पॉइंट होता है कि ये एकाइनेट जो होते हैं या जो निश्चेष्ट बीजाणु होते हैं वो एक चेन या श्रृंखला के अंदर निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार इडोगोनियम के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन और एकाइनेट के द्वारा होता है। अब हम बात करेंगे इडोगोनियम के अंदर जो पाए जाने वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यानी जो अलैंगिक जनन है उसके बारे में। तो जिस प्रकार एकाइनेट फॉर्मेशन जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर पाया जाता है, उसी प्रकार जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फेवरेबल कंडीशंस के अंदर पाया जाता है, और ये जू स्पोर्स या चल बीजाणु के निर्माण के द्वारा होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जू स्पोर के निर्माण के द्वारा होता है, और ये जो जू स्पोर्स होते हैं या जो चल बीजाणु होते हैं वो एक कोशिका के अंदर एक जू स्पोर का निर्माण होता है, और सामान्यतः जो यंगर सेल्स होती है उनके अंदर इस प्रकार के जू स्पोर्स या चल बीजाणु है उनका निर्माण होता है। यंगर सेल का होने का मतलब है कि जो कोई भी सेल है उसके ऊपर अगर कैप पाई जाती है, जैसे कि हमने उसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पढ़ी थी तब बात की थी कि जो अल्टरनेट सेल्स होती है, जो एकांतरित क्रम में जो कोशिकाएं होती है उनके ऊपर कैप्स पाई जाती है। तो कोई भी जो कैप युक्त कोशिका है वो जू स्पोर निर्माण के अंदर भाग लेती है और स्पोरेंजियम मदर सेल की तरह वो व्यवहार करती है। और इडोगोनियम के अंदर जो पाए जाने वाला जू स्पोर्स होता है या जो चल बीजाणु होते हैं वो मल्टी फ्लैजिलेट होते हैं, यानी उनके अंदर कई सारी कशाभिकाएं हमें देखने को मिलती है। उनकी शेप जो है वो ओवॉइड हो सकती है,
पायरिफॉर्म हो सकती है या ये स्फेरिकल शेप के भी हो सकते हैं। और ये जो जू स्पोर होते हैं वो यूनी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर होती है, यानी इनके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है और इनके अंदर साथ ही साथ सिंगल क्लोरोप्लास्ट यानी एक क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर पाया जाता है। और ओकेजनली इनके अंदर आई स्पॉट हो सकता है, यानी कभी कभी इनके अंदर आई स्पॉट या जो द्रक बिंदु है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो ये थी जू स्पोर्स की स्ट्रक्चर। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो सेल है, ये जो सेल होती है, कोई भी सेल जो फेवरेबल कंडीशन के अंदर इसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो जू स्पोर का निर्माण करता है। तो इस सेल का जो प्रोटोप्लास्ट है वो सेंट्रलाइज हो जाता है, यानी इकट्ठा होने लग जाता है। और ये जो सेल है वो बिहेव करती है एज ए जू स्पोरेंजियम। तो इस सेल के ऊपर हम देख सकते हैं कि कैप भी प्रेजेंट है। तो इसके अंदर जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो जू स्पोर के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रोटोप्लास्ट जो है वो इकट्ठा एक जगह हो गया है और इसके चारों ओर जो है वो म्यूसिलेज शीत जो है उसका निर्माण हो जाता है। और आगे चल करके ये जो प्रोटोप्लास्ट होता है, ये जो प्रोटोप्लास्ट हम देख रहे हैं, ये प्रोटोप्लास्ट इस जू स्पोर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कि चारों ओर म्यूसिलेज शीत पाई जाती है। तो यहाँ पर जो ये सेल है जो कि जू स्पोरेंजियम की तरह बिहेव करती है, उसका कंप्लीट जो ये प्रोटोप्लास्ट होता है वो यहाँ पर देखिए, ये जो कंप्लीट प्रोटोप्लास्ट है वो जू स्पोर या चल बीजाणु के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि इसके अंदर जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, यानी जो इस प्रोटोप्लास्ट का जो केंद्रक होता है वो एक तरफ चला जाता है, यानी इसकी एक साइड के अंदर चला जाता है। जैसे कि हम इसको इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये इसका न्यूक्लियस होता है वो एक तरफ शिफ्ट हो गया है और इस न्यूक्लियस के पास में एक हाइलाइन एरिया जो है उसका डेवलपमेंट होता है। तो इस हाइलाइन एरिया जो होता है उसके बिल्कुल नीचे की तरफ एक ब्लेफेरोप्लास्ट ग्रेन्यूल्स जो होते हैं उनकी एक रिंग का डेवलपमेंट होता है। और ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे से फाइब्रस स्ट्रैंड्स के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। तो इस हाइलाइन एरिया के बिल्कुल नीचे की तरफ जो ये ग्रेन्यूल्स हैं, ब्लेफेरोप्लास्ट ग्रेन्यूल्स जिनको कहा जाता है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इनकी एक रिंग जो है इसका निर्माण होता है। और उसके बाद में आगे चल करके इन जो ब्लेफेरोप्लास्ट ग्रेन्यूल्स होते हैं उनसे एक फ्लैजिलम जो है उसका डेवलपमेंट होता है, यानी एक जो ग्रेन्यूल होता है उससे एक फ्लैजिला जो है उसका डेवलपमेंट होता है। और इस प्रकार जो जू स्पोर होता है उसके अंदर एक हमें क्राउन देखने को मिलता है फ्लैजिला का। और ये जो क्राउन होता है फ्लैजिला का, ये एक कलरलेस सेमी सर्कुलर एरिया के चारों ओर पाया जाता है। जैसे कि अगर हम इस डायग्राम से समझें इसको, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये देखिए, ये एक हाइलाइन एरिया का डेवलपमेंट होता है। आगे की तरफ एक हाइलाइन एरिया बन जाता है और इस हाइलाइन एरिया के बिल्कुल नीचे की तरफ, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ एक रिंग बनती है ब्लेफेरोप्लास्ट ग्रेन्यूल्स की। और ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, इन ग्रेन्यूल्स से आगे चल करके एक फ्लैजिला का क्राउन बनता है इस जू स्पोर्स के अंदर, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। और जब ये जो जू स्पोर है वो फुली डेवलप्ड हो जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो जू स्पोर है वो फुली डेवलप हो जाता है, तो अब इसका इस जू स्पोरेंजियम से लिबरेशन होता है, यानी ये इस जू स्पोरेंजियम से बाहर निकलता है। तो जू स्पोरेंजियम के अंदर जो कैप होती है, उस कैप के पास से जो सेल वॉल है वो नष्ट हो जाती है और इसके पास की जो ये कोशिका होती है, जो ये पास वाली जो कोशिका है वो बैंड हो जाती है और जो जू स्पोर है वो बाहर निकल जाता है इस जू स्पोरेंजियम से। और ये जो जू स्पोर होता है वो उसके चारों ओर एक म्यूसिलेज शीत पाई जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद में वो म्यूसिलेज जो शीत है वो समाप्त हो जाती है और उसके बाद में ये जो जू स्पोर होता है वो अपने आसपास का जो जल होता है उसके अंदर कुछ समय तक तैरता है।
और जैसे ही इसको कोई सॉलिड सबस्ट्रेटम मिल जाता है तो ये उसके ऊपर अटैच हो जाता है। और साथ ही साथ इसके जो फ्लैजिला होते हैं, जो कि इसके ऊपर क्राउन ऑफ फ्लैजिला पाया जाता है, वो सभी फ्लैजिला जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद में इसके अंदर हमें इलोंगेशन देखने को मिलता है, जैसे कि हम देख रहे हैं इसके अंदर यहाँ पर ये इलोंगेशन हमें देखने को मिलता है। और इसका जो हाईलाइन एरिया जो होता है उसके अंदर सेल वॉल का डेवलपमेंट होता है, और ये बाकी जो स्पोर का एरिया है उससे ये अलग हो जाता है, और इसी हाईलाइन एरिया से आगे चल करके जो है वो होल्ड फास्ट जो है उसका निर्माण होता है। इसके बाद में इसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसके अंदर कई सारे डिवीजन होते हैं, जिससे आगे चल करके नया इडोगोनियम का फिलामेंट जो है उसका निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो जू स्पोर से इडोगोनियम के अंदर नया फिलामेंट बनता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स के द्वारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।